हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्टैटिस्टिक्स में हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक रहता है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि आप लोगों को मैंने स्टडी करने के लिए बोला था। आई होप आपने स्टडी कर भी लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज़ अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट, स्केल एंड कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सेकंड चैप्टर हमारा। अब इस चैप्टर पे पहुंचने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। अनुसंधान। इन्वेस्टिगेशन वर्ड सुना होगा आपने, अगर टीवी देखते हो तो बिल्कुल सुना होगा। दया देखते हो CID, तो उसमें कहता है इस केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन वर्ड तो सुना ही है फिर आपने। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान का जनरल मीनिंग क्या है। वो तो चलो उस पर्टिकुलर को सीरियल में यूज़ करता है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी, कि कौन जांच कर रहा है। लेकिन हम जनरल मीनिंग स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का क्या है। इन्वेस्टिगेशन का अगर हम मीनिंग एक ही शब्द में बताना चाहें, दो शब्दों में, सॉरी एक में नहीं, तो वो क्या है? ज्ञान की खोज। इंग्लिश में दो ही है, सर्चिंग ऑफ नॉलेज। ज्ञान की खोज या सर्चिंग ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान। सिंपल वर्ड में अगर हम सिंपल सा मीनिंग बताना चाहें तो अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग क्या है? ज्ञान की खोज करना, या फिर सर्चिंग ऑफ नॉलेज इंग्लिश में अगर हम स्टडी करें तो ये तो है इन्वेस्टिगेशन जर्नल। हमें क्या स्टडी करना है? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। सांख्यिकीय अनुसंधान क्या है, वो हमें स्टडी करना है। तो सांख्यिकीय अनुसंधान क्या होगा? वो होगा तो सर्चिंग ऑफ नॉलेज ही। वो होगा किसे? बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। अगर हम ज्ञान की खोज कर रहे हैं या नॉलेज सर्च कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके, तो वो क्या कहलाएगा? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी शब्दों में अगर हम कहें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो वो क्या है? सर्चिंग ऑफ नॉलेज बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। अगर हम प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहें स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को, तो वो क्या होगी? वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, टू फुलफिल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव या टू फुलफिल डेफिनेट ऑब्जेक्टिव या पर्पस, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। टू फुलफिल या टू एक्वायर। टू फुलफिल या एक्वायर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें। तो सिंपली ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं डेफिनेशन आपके सामने रख देता हूँ। टू फुलफिल डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, किसी भी फील्ड का डेफिनेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए या फुलफिल करने के लिए अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हुए साइंटिफिक सिस्टम से स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करके डेटा कलेक्ट करते हैं और उनसे कंक्लूजन विड्रा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। कोई भी एक उद्देश्य अचीव करने के लिए, पर्पज़ अचीव करने के लिए जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हुए साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम सांख्यिकीय विधियों का यूज़ करते हुए समूहों को एकत्रित करते हैं और उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। आ गया समझ में? अब इसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करता है। इट मीन्स जो स्टैटिस्टिकल
इन्वेस्टिगेशन करने वाला पर्सन है उसे हम क्या कहते हैं, जो पर्सन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेटर। वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टिगेटर, अनुसंधान करता। जो इसकी हेल्प करता है, जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है इन्वेस्टिगेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर्स। हेल्प किस में करता है, वो फैक्ट को कलेक्ट करने में। जो फैक्ट या जो डेटा इस पर्सन को चाहिए, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसकी जो हेल्प करने वाला है, जो हेल्पिंग पर्सन है, किस मामले में, डेटा कलेक्ट करने के मामले में, फैक्ट कलेक्ट करने के मामले में, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं संगणक। उसके बाद जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पोंडेंट, सूचना प्रदाता, रिस्पोंडेंट, जिससे आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। इसको हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन भी आपका क्लियर हो जाएगा और ये तीनों भी क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं ए बी सी 3 पर्सन, ए बी सी 3 पर्सन है। अब ए के सामने एक समस्या आ जाती है। ए के सामने क्या समस्या आ जाती है, ए के सामने समस्या ये आ जाती है कि वो एक टीचर है। अब उसे ये जानना है कि जो वीडियो रिकॉर्ड करके वो ऑनलाइन आजकल भेज रहा है वो स्टूडेंट देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। उसके सामने समस्या है, ये पता नहीं स्टूडेंट पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, उसके सामने ये समस्या है कि नहीं है। अब उसका डेफिनेट पर्पज़ है, पर्पज़ क्या है, वो ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट उसकी वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। वो उसको अचीव करने के लिए उसकी वीडियो या उसके लेक्चर सभी स्टूडेंट देखें। अब वो उसका पर्पज़ हो सकता है। तो एक डेफिनेट पर्पज़ हो गया ए के पास। अब उसके लिए अब इस बारे में अगर वो क्या करता है, स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि बीकॉम सेकंड के स्टूडेंट्स हैं। बीकॉम सेकंड में हम मान लेते हैं कि टोटल मिला के 160 स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा किससे संभव हो सकता है कि वो पता कर सके कि उसकी वीडियो देखते हैं कि नहीं देख सकते। वो क्या करे, इनसे कांटेक्ट करे। ऐसा तभी पॉसिबल होगा, इनसे कांटेक्ट करेगा कि आप देखते हो कि नहीं देखते। अब वो तो इन पे डिपेंड है कि ये सच बताएंगे कि झूठ बताएंगे, लेकिन इसके मन को तसल्ली तो मिल सकती है इनसे पता करके। तो अगर वो क्या करता है, एक डेफिनेट पर्पज़ है उसके पास, वो ये पता करना चाहता है कि उसको वीडियो लेक्चर सभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, और वो ये चाहता है कि उसके वीडियो लेक्चर सभी देखें। तो उसके पास डेफिनेट पर्पज़ है। उसके लिए वो क्या कर रहा है, एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहा है। प्रॉपर प्लानिंग मीन्स, प्रॉपर प्लानिंग उसकी कुछ अलग भी हो सकती है। जैसे वो ये भी देख सकता है कि यूट्यूब पे अगर वो वीडियो डाल रहा है तो उसके व्यूज़ कितने हैं और उसमें कौन कौन देख रहा है। लेकिन उससे भी उसे अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तो वो कोई और मेथड यूज़ कर सकता है। वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकता है, आपके पास पहुंच सकता है, आपके पास कॉल कर सकता है। तो अब सेकंड वो क्या कर रहा है, डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब डेटा कलेक्ट करके अब उसे पता चला कि करीबन 160 में से मान लेते हैं हम 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं। अब कंक्लूजन वो क्या निकालना चाहता है कि उसने जो वीडियो लेक्चर डिलीवर किए हैं क्या वो सभी ने देखे हैं। वो एवरेज निकाल लेगा, कितने परसेंटेज देख रहे हैं, 90/160। अब इस तरीके से वो क्या कर लेगा, परसेंटेज निकाल लेगा। जो भी परसेंटेज आएगा वो उसका रिजल्ट होगा। अब वो उसको इंटरप्रेट करेगा कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं रहे। वो क्या होगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा को, कंक्लूजन वो निकालेगा। रिजल्ट तो ये है, यहाँ से जो परसेंटेज आएगा वो रिजल्ट है। अब उसको वो इंटरप्रेट करेगा कि वो सूटेबल है कि नहीं उसके लिए। जैसे 90 स्टूडेंट 160 में से अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में 100% तो नहीं मिलेंगे उसे। तो अब वो परसेंटेज उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है वो ये डिसाइड करेगा, तो वो कंक्लूजन निकाल ले। तो इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं,
स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। उसने क्या किया, ए ने क्या किया, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, इन्वेस्टिगेटर है। अब अगर ए अपने इस काम में हेल्प लेता है बी की हेल्प कैसे, अब बी हो सकता है एक ऐसा पर्सन, बी हो सकता है एक ऐसा पर्सन जिससे बेसिकली स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम, या हो सकता है ये इन्हीं के एरिया में रहता हो, जो ये बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं इन्हीं के एरिया में ये रहता हो। तो अगर ए बी को बोल देता है कि आप मुझे पता करके बताओ, तो अगर बी इनसे पता करता है तो यहाँ पे बी क्या कहलाता है, बी यहाँ पे कहलाएगा न्यूमरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं 160 स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे रिस्पोंडेंट, जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। किसको, न्यूमरेटर को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर वो इन्वेस्टिगेटर्स को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर, न्यूमरेटर और रिस्पोंडेंट। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रोसेस इसी पे बेस्ड कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या स्टेप हमारे इन्वॉल्व होंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या करेगा, हर किसी काम को करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है, प्लानिंग। तो प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले प्लानिंग की जाएगी। उसके बाद उसने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया है, तो दूसरा होगा कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद क्या होगा, डेटा कलेक्शन में अगर आपके पास कमी डेटा है तो वो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है 70, 50, 60, 80, यहाँ पे आप लिख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अगर आपके पास सिंपली इतना ही डेटा है तो आपको प्रेजेंट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, जैसे अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ तो बोर्ड के उस एंड तक डेटा आपका कंप्लीट नहीं होगा। अगर इतना सारा डेटा हमारे पास हो तो हमें उनमें से कुछ छंटनी भी करनी पड़ सकती है। तो अगर हम छंटनी कर रहे हैं या उनको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडिटिंग ऑफ डेटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा एडिटिंग ऑफ डेटा। जो डेटा हमें रिक्वायरमेंट जैसी है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा को एडजस्ट करते हैं तो वो हमारा क्या है, एडिटिंग ऑफ डेटा। उसके बाद क्या है, एडिटिंग के बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंटिंग। हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डेटा को प्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या बनता है, हम कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट का या ग्राफ का यूज करते हुए आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे, एक तो जैसे मैं ये लिखूँगी 2006 में, 7 में, 8 में और 9 में, इस तरीके से 10 में राइस का प्रोडक्शन आपको क्या दे रखा है, 500 क्विंटल, 550 क्विंटल, 400 क्विंटल, 600 क्विंटल और 800 क्विंटल। एक तो आप इसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरा, हम इसी को अगर सिंपली फॉर्म में ग्राफ के रूप में प्रेजेंट कर दें, जैसे मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ, यहाँ पे ले लेते हैं ईयर, दो 2006, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे लेते हैं हम प्रोडक्शन। तो यहाँ से ये हो गया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। 800 तक हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन 800 तक गया। अब अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें इस डेटा का तो किस तरीके से बनाएं। 2006 में कितना हमारा 500 क्विंटल, तो 500 क्विंटल यहाँ है। उसके बाद 7 में 550, तो वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ होगा। उसके बाद 8 में 400 आ गया, तो 8 में यहाँ आ जाएगा। 9 में 600, तो 9 में यहाँ पहुँच जाएगा। और 10 में है 800, तो यहाँ। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हो इस डेटा को। तो ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है।
तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन अगर आप कर देते हो तो कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारा 4th स्टेप था स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का। इसके बाद क्या है, एनालाइजिंग या एनालिसिस ऑफ डेटा। हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, हम डेटा से कोई रिजल्ट निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे रिजल्ट निकाला था ना कि कितने परसेंटेज, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हुए। जैसे हम मीन निकाल लें, मीडियन निकाल लें, मोड निकाल लें या स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें, तो वो हमारा होगा एनालिसिस ऑफ डेटा। जैसे यहाँ पे हमने जो परसेंटेज निकाला वो हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके बाद हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रेट करते हैं हम। इंटरप्रेट में जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये डिसाइड करता है कि वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है, कि वो अच्छा मानता है इसको, इस रेशियो को, या बुरा मानता है, क्या उसके लिए वो सफिशेंट है, कितने स्टूडेंट उसका वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो फिर वो क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की। अब ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में अब ये जो सेकंड चैप्टर आ रहा है वो इस पे बेस आ रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मेरा ये आपको बताने का मतलब क्या था कि कलेक्शन ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म करने के लिए सेकंड स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इसलिए किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं